पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हम लोगों ने बोला, वो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोगों ने बोला कि सर 1 के इक्वल है हमारा 5 और 4 के इक्वल है हमारा 8 और इसी तरीके से 2 के इक्वल है हमारा 6 और 3 के इक्वल है हमारा 7। ऐसे ही कहा हम लोगों ने। और हमने कहा कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं L1, इसको हम बोल रहे हैं L2 और ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई M1, ठीक है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बोल रहे हैं कि L1 इज पैरेलल विद L2। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर लाइंस, सुनो ध्यान सुनो, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो हम कहेंगे तो तब भी 1 और 5 को करस्पॉन्डिंग एंगल ही कहेंगे। 1 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा चाहे लाइंस पैरेलल हो या ना हो। समझ में आ रहा है? 1 जो है वो 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा चाहे लाइंस पैरेलल हो या ना हो। व्हाट इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होगी। समझ में आया? अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा। अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो लाइंस भी पैरेलल नहीं होंगी। समझ में मेरी बात? समझ में आया? अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो क्यों रहा है? भाई मेरा क्वेश्चन ठीक है ना? क्वेश्चन तो गलत नहीं है, क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना भाई। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल क्यों हो रहा है? बताओगे? नहीं बताओगे? कुछ तो बता दो। बोलो, कैसे कह रहे हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा? Because line parallel. अरे वो तो हम कह ही रहे हैं कि लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, बट द क्वेश्चन इज व्हाई। सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। लेट अस टेक अ लाइन। सपोज मैं ये एक लाइन लेता हूं, ठीक है। इस लाइन पर मैंने कोई 2 पॉइंट्स कंसिडर किए, एक पॉइंट यहां कंसिडर किया, एक पॉइंट यहां कंसिडर किया, और इन दोनों पॉइंट से मैं एक रे यहां से प्रोड्यूस करता हूं और एक रे में यहां से प्रोड्यूस करता हूं, कुछ इस तरीके से कि ये दोनों रेज आपस में कैसी हैं, ये दोनों रेज आपस में कैसी हैं, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल है। मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है ना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं रहता है तो फिर ये लाइंस पैरेलल हो ही नहीं पाएंगी, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देंगी ना। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? अगर मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं है, हल्का सा भी टिल्ट हो जाता है, हल्का सा भी ये ऐसे विजुलाइज कर लो खाली, हल्का सा भी ऐसे टिल्ट हो जाता है, इधर से इधर ऐसे हो जाता है हल्का सा भी, तो बेटा इसको अगर इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करते जाऊंगा इस रे को तो कहीं ना कहीं जाके वो दूसरी रे को कट कर देगी ना। और पैरेलल की सिचुएशन क्या है?
कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर मैंने जो ये दो रेस प्रोड्यूस की हैं, अगर ये रेज आपस में पैरेलल नहीं हुई तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी ना। और अगर मैं इनको सेम एंगल पे प्रोड्यूस करता हूं तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर बन जाता है कि जैसे ये दो रेज मैंने प्रोड्यूस की हैं, आप यहां से भी समझ सकते हो कि एक ये हमारी वो लाइन है और यहां से एक रे ये प्रोड्यूस हो रही है, एक रे ये प्रोड्यूस हो रही है, दो आपस में पैरेलल है। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे ये वाला इसके करस्पॉन्डेंस में वो इक्वल हो जाता है। इसको ऐसे समझ लो कि ये मैंने नीचे इधर तक एक्सटेंड कर दिया इसको, और ये मैंने यहाँ पर इसको इधर तक एक्सटेंड कर दिया। आप समझ लो कि करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब तो दिख गया होगा, अब तो दिखा होगा, अभी भी नहीं दिखा, ठीक है ना। अगर मैं सेम एंगल पे प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी कहीं आपस में। फिर सुनो ध्यान से, फिर सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। अभी तक एक बात जो आपको नहीं बताएगी, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो काम कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस सर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल क्यों है ये आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो काम कर रहा है। और ये तो हमेशा ही काम करेगा चाहे पैरेलल हो या ना हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए पैरेलल लाइन की कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है कि होना ही चाहिए पैरेलल लाइन, तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल काम करेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो किसी भी लाइन को कट करेगी दूसरी लाइन तो काम करता है। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से देखो कौन कौन सा इक्वल हो रहा है। 1 3 के इक्वल हो रहा है, 2 4 के इक्वल हो रहा है, 5 7 के इक्वल हो रहा है, और 6 जो है वो 8 के इक्वल हो रहा है। हो रहा है, हो रहा यस है। सर। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो 1 है हमारा वो 5 के इक्वल है। ये देखो, जो हमारा 1 है वो हमारा 5 के इक्वल है, और 1 हमारा 3 के भी इक्वल है या नहीं। अरे इन दोनों से यही तो निकल रहा है कि 1 5 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है ना। अरे है तो भाई। और 5 देखो 7 के भी इक्वल है। ठीक है, लॉजिक क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हो गया सर। यस जब सर। यस। जब इतना समझ में आता है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि 1 जो है वो 7 के इक्वल हो रहा है। 1 जो है वो 7 के इक्वल हो रहा है। इसी से आप समझ लो यहाँ पे ये जो हमारा 2 है ये 4 के इक्वल है, और जो 4 है हमारा वो 8 के इक्वल है करस्पॉन्डिंग से, और 8 6 के भी इक्वल है। भाई अब तो क्लियर हो रहा है ना। जो हमारा देखो यार यहाँ पे देखो ना, 2 और 6 बराबर है, यहाँ पर 2 और 4 बराबर है या नहीं है, और 6 और 8 भी बराबर हो रहे हैं, यहाँ पे 4 और 8 भी बराबर हो रहे हैं। तो क्या डिड्यूस हो रहा है, यही तो डिड्यूस हो रहा है कि 2 4 के इक्वल है और साथ ही साथ 6 और 8 के भी इक्वल है। समझ में आ रहा है। और देख लो जो इक्वल इक्वल है ना, मैंने उनको अलग अलग कलर से वहां पे टिक कर दिया है। देखो जहां जहां पे रेड लगा हुआ है वो आपस में इक्वल है, जहां जहां पे ब्लू लगा हुआ है वो आपस में इक्वल है। अभी क्लियर हुआ। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो 2 है हमारा वो 2 हमारा 8 के इक्वल है ना। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो हमारा 2 है वो किसके इक्वल हो रहा है? 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 8 है ना। और इसी तरीके से 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 7 है। तो देख लो हम लोगों ने 1 को और 7 को इक्वल शो कर रखा है, किया है या नहीं किया है? कर रखा है सर। सो दिस इज हाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो रहे हैं। ऐसे ही अब हम लोग आ जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पर, तो जब हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो देखो बेटा 4 के इक्वल क्या दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा है। अरे अभी यही तो प्रूफ करके ही तो टिक लगाए हैं हमने। Yes, sir. 4 के इक्वल 6 दिख रहा है आपको। और क्या दिख रहा है? और 3 के इक्वल आपको 5 दिख रहा है। देखो ना, वो जो मैंने ब्लू कलर से टिक लगाया है और रेड कलर से टिक लगाया है, अब तो समझ में आ रहा होगा। ये जो ब्लू कलर से और रेड कलर से मैंने टिक लगाया है, ये ऊपर की 2 सिचुएशंस को लेकर लगाया ना, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग और वर्टिकली अपोजिट एंगल को लेकर। ठीक है बेटा। अब हम ये देखते हैं कि पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 क्यों होता है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि 3 और 6 का सम 180 क्यों है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 क्यों है, ये दिखाना है सर हमको। तो अब अगर हम को इंटीरियर एंगल्स की बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 क्यों है? को इंटीरियर्स का आपको मालूम है, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, एलाइड एंगल बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, या हम बोलते हैं कि ये आपस में सप्लीमेंट्री है। सम 180 बोले या हम लोग क्या बोले कि क्या होते हैं साहब? सप्लीमेंट्री। ठीक है। तो एक ही बात है। अब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 क्यों है, ये सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं, इसको कैसे समझे? तो इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपके सामने मैं रख रहा हूं कि देखो बेटा 1 + 3 180 डिग्री होगा। काय को लीनियर पेयर बना रहा है। अरे क्या वर्ड लिखवा दिया। 2 + 3 180 होगा। लीनियर पेयर लीनियर पेयर बना रहा है। Yes. बेटा 2 और 3 स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, देखो M1 पे बन रहे हैं, जहां पे हमारी रे प्रोड्यूस हो रही है। देखो 2 और 3 का सम 180 है। सिमिलरली आप ये देखो कि जो हमारा 2 है वो हमारे 6 के इक्वल है। हमने शो कर दिया 2 को 6 के इक्वल। अरे 2 6 के इक्वल है या नहीं, यही तो करके आ रहे हैं पी। यही तो किया हम लोगों ने, किया या नहीं किया? अबे 2 जो है वो 6 के बराबर है, तो मैं 2 की जगह 6 को रिप्लेस कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समझ में आया? 2 की जगह मैंने 6 को रिप्लेस कर दिया। क्लियर हो गया? हुआ या नहीं हुआ? अरे अब तो हो गया होगा। इतनी मेहनत करवा रहे हो तुम लोग, फिर भी तुम लोग हाँ या ना भी नहीं Sir, हो बोलते हो। गया. ठीक है। सो दिस इज व्हाट द को-इंटीरियर एंगल इज। अब इसको कंक्लूड कर रहा हूं मैं। देखो बेटा, आपको इतना ज्यादा अपने दिमाग में हिचपिच नहीं करनी है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हम किसको क्या बोलते हैं। ठीक है। अब इतना तो याद कर ही लोगे कि किसको क्या बोलते हैं, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं करोगे। अब आपको टोटल याद क्या रखना है? आपको बस
दो बातें याद रखनी है। वो दो बातें देखो कैसे याद रखनी है। फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 8 एंगल्स हैं, वो 8 एंगल्स में से 4 एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं और 4 एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं। देखो 1 किस किस की इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, और 5 के इक्वल है, और 7 के इक्वल है। इसी तरीके से 2 जो है वो 4 के इक्वल है, और 6 के इक्वल है, और 8 के इक्वल है। तो ये 4 एंगल्स का एक पेयर बन रहा है जो आपस में इक्वल है, और ये 4 एंगल्स का एक पेयर बन रहा है जो आपस में इक्वल है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपको ये याद रखना है बस, 4 एंगल का एक पेयर जो इक्वल होता है, 4 एंगल का दूसरा पेयर जो इक्वल होता है। तुम बार बार प्रूफ करके वहां पे ढूंढ ढूंढ के तो देखेंगे नहीं, हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि सर ये 4 एंगल का एक पेयर इक्वल, ये 4 एंगल का एक पेयर इक्वल। अगर आपको इतना सा मालूम है कि किस एंगल को क्या बोलते हैं, अगर आपको बस इतना मालूम है कि किस एंगल को क्या बोलते हैं, तो आप सीधा इक्वल चिपकाना वहां पे, उसका नाम लिख देना कि करस्पॉन्डिंग है, या ये एक्सटीरियर है, या फिर ये इंटीरियर है। समझ में आई बात? समझ में आया? Yes. और इन Yes, sir. 4 एंगल को याद कैसे रखना है? देखो 1 3 5 7, देखो क्रॉस मार रहा है। कैसे क्रॉस मार रहा है देखो, ये देखो, आया समझ में? नहीं आया? Sir, ठीक आ तो गया। है, ठीक तो है। और इधर से कैसे क्रॉस मार रहा है देखो, 2 4 6 8। अभी समझ में आया? तो ऐसे ही याद रख लेंगे इसको। आ गया सर। अब सर एक लास्ट कहानी और, दूसरी कहानी जो आपको याद रखनी है वो है को इंटीरियर की कहानी। लेकिन एक बात आपको मैं बताने से रह गया, वो बात ये है कि सर सवाल उठता है कि दो लाइंस अगर हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस तरफ से जाके कट करेंगी। अगर किसी प्लेन में दो पैरेलल लाइंस हैं, सॉरी दो लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस तरफ से जाके कट करेंगी। जैसे कि एक लाइन अपन ने ये बनाई, और एक लाइन अपन इधर से बना रहे हैं, तो ये किस तरफ से जाके कट करेंगी हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो यूक्लिड की आपकी यूक्लिड ज्योमेट्री था 5th चैप्टर, उसमें एक पॉस्टुलेट है, 5th पॉस्टुलेट, वहां से समझ में आएगा। अभी मैं उसको बता दे रहा हूं। ये लाइंस डेफिनेट सी बात है इस साइड जाके कहीं ना कहीं कट करने वाली है, वो हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा देखो ध्यान से, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। इन को इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा 180 रहता है अगर लाइंस पैरेलल है। अगर इनका सम 180 नहीं है तो ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होंगी। ऐसा ही तो है। अगर लाइंस पैरेलल है तो को Yes. इंटीरियर का सम 180 होगा, और अगर को इंटीरियर का सम 180 नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। लाइंस पैरेलल नहीं है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 नहीं होगा। यही तो मतलब है इसका। तो ये दोनों लाइंस उस तरफ से जाकर कट करेंगी एक दूसरे को, उधर से जाके एक दूसरे को कट करेंगी, जहां पर इन दोनों एंगल्स का सम, जैसे मान लो कि ये एंगल ए है हमारा, ये हमारा एंगल बी है, तो जिस तरफ से इन दोनों को इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होगा, उस तरफ से ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करेंगी। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सर ये समझ में आया कि अगर हमारा ये लाइंस पैरेलल नहीं है हमारी, तो ऐसे केस में एक तो ये को इंटीरियर एंगल बना हमारा, को इंटीरियर का पेयर, और एक को इंटीरियर का पेयर हमारा ये वाला बना। तो अगर हमारे इस तरफ से को इंटीरियर का सम 180 से कम है,
तो इस तरफ से कोइंटीरियर का सम 180 से ज्यादा होगा ना, एक तरफ से 180 से कम रहेगा तो दूसरी तरफ 180 से ज्यादा रहेगा। तो किस साइड से दोनों लाइंस आपस में कट हो रही होंगी? जिस साइड से कोइंटीरियर का सम 180 से छोटा है। अभी इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो सर फिर हम अगली क्लास में एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।